होता है और जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है, तो उसे आप क्या कहोगे? पदार्थ कहोगे। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, तो मैंने पेंसिल को यहाँ रखा, तो ये पेंसिल क्या गिर रही है दोस्तों? अपना स्थान गिर रही है, ठीक है। तो जो वस्तु अपना क्या घेरती है दोस्तों? स्थान घेरती है, वो आपकी क्या हो जाएगी? तो वो आपकी क्या रहने वाली है दोस्तों? पदार्थ रहने वाली है, ठीक है। तो ये पहली लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या हो जाएगी? आपकी पदार्थ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुण धर्म। तो द्रव्य के द्रव्य के कणों के मध्य क्या होता है दोस्तों? रिक्त स्थान होता है। और द्रव्य के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील भी होते हैं। और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो आप ये नल वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अब द्रव्य के वापस कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो शुद्ध द्रव्य हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध द्रव्य हो जाएगा। अब शुद्ध द्रव्य क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के घटक पाए जाते हो, जिसमें क्या होता है? सारे घटक हैं, द्रव्य हैं, वो क्या होते हैं? आपके एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें सारे घटक क्या होते हैं दोस्तों? तो जिसमें सारे घटक एक ही प्रकार के होते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगा? शुद्ध। अब शुद्ध के एग्जाम्पल की बात करें तो लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? शुद्ध तत्व हो जाएंगे। अब अशुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो अशुद्ध में क्या आएगा आपके? तो अशुद्ध में आ जाएगा ऐसे घटक जिसमें एक से अधिक पदार्थ उसमें क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध द्रव्य हो जाएगा। अशुद्ध द्रव्य के उदाहरण की बात करें तो एक तो शीतल पेय, ठीक है, मिट्टी, वायु, मिश्रण इत्यादि। उसमें आपको ध्यान रखना है कि अव्यय के घटक कैसे होते हैं दोस्तों। तो इसमें आपके अव्यय के घटक कैसे होते हैं? तो इसमें आपके अव्यय के घटक कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के घटक होते हैं। और अशुद्ध में आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि अशुद्ध के अंदर क्या होगा? तो अशुद्ध के अंदर एक ही प्रकार से अधिक प्रकार, जैसे 2-3 प्रकार के होते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसके उदाहरण की बात करें शुद्ध के, तो शुद्ध के उदाहरण में क्या आ जाएगा? सोना, लोहा, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें उदाहरण हो जाएंगे शीतल पेय, मिट्टी इत्यादि, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे पदार्थ हैं, उसको हमने कितनी श्रेणियों में बांट दिया दोस्तों? तो इसको हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहली कौन सी होगी? आपके तत्व। पहली हो गई आपकी तत्व। दूसरी श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों? तो दूसरी होगी आपकी यौगिक। और तीसरी श्रेणी आपकी कौन सी होगी दोस्तों? मिश्रण, ठीक है। तो पदार्थ को हमने 3 भागों के अंदर बांट दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तत्व के अंदर क्या आएंगे। तो तत्व के अंदर 2 भाग हैं, देखो, बंद आकर्षण के आधार पर और रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है। तो और फिर बंद आकर्षण को वापस 3 भागों में बांट दिया, ठोस तत्व, द्रव्य और गैस। और रासायनिक क्रियाओं के आधार पर इसको वापस 3 में बांट दिया, कौन कौन से? तो ये हो जाएंगे आपके धातु, अधातु और उपधातु। और इसको 3 में हो गया, ठोस, द्रव्य और क्या हो गया दोस्तों? ठोस, द्रव्य और गैस, ये 3 रूप आपके हो गए। अब हम बात करते हैं द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य की कितनी अवस्था है दोस्तों? तो द्रव्य की 5 अवस्था बताई गई है। कितनी अवस्था बताई गई है द्रव्य की? तो द्रव्य की आपकी 5 अवस्था बताई गई है। पहली कौन सी हो जाएगी? तो पहली हो जाएगी ठोस, सॉलिड, ठीक है। दूसरी अवस्था की बात करें दोस्तों, तो दूसरी अवस्था हो जाएगी आपके द्रव्य, ठीक है। और तीसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो तीसरी अवस्था हो जाएगी आपके गैसीय अवस्था। कौन सी हो जाएगी? गैसीय अवस्था। तीसरी कौन सी हो जाएगी? गैसीय अवस्था हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 3 तो हो गई है। पहली कौन सी हो गई?
पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ये 3 तो मुख्य हैं जो छोटी क्लासों में पूछी जाती है। अगर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो इसकी 2 और अवस्थाएं होती हैं, और वो चौथी होती है प्लाज्मा। चौथी कौन सी अवस्था हो गई? तो चौथी अवस्था हो गई आपके प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपके कौन सी अवस्था होने वाली है? तो ये आपकी 5वीं अवस्था दोस्तों होने वाली है। तो ये आपके इस प्रकार कितनी अवस्थाएं हो गई? तो इस प्रकार आपके ये 5 अवस्थाएं हो गई। अब हम थोड़ा और देखते हैं तो H2O एक ऐसा द्रव है जिसमें तीनों अवस्थाएं रह सकती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से आपके। तो जल की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। H2O ये गैसीय अवस्था हो गई, जल वाष्प। H2O द्रव, और अ, मतलब एक अवस्था तो हो गई आपकी गैस अवस्था, जिसमें जल किस में रहता है? वाष्प रूप में रहता है। एक हो गई आपकी द्रव अवस्था, जिसमें जल होता है वो द्रव्य में होता है। और एक हो गई ठोस अवस्था, जिसमें बर्फ पाया जाता है। तो जल एक ऐसा है जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? तो इन तीनों के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी हो गई? गैस। फिर क्या हो गई? द्रव। फिर क्या हो गई? गैस। इन तीनों के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो हम इनके अंदर अंतर पढ़ने वाले हैं कि भाई ठोस की क्या अवस्थाएं होती हैं इसमें, और अंतर आपस में क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, अंतर की बात करते हैं तो ठोस का आकार कैसा होता है? तो ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो ठोस का आकार हो जाएगा आपके निश्चित होता है, ठीक है। और द्रव्य का आकार क्या होता है? तो द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? निश्चित, और इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित होता है। गैस का आकार निश्चित तो है, लेकिन ये पात्र के अनुसार अपना आकार ले लेता है। तो इसमें भी आकार, गैस में भी क्या है? अनिश्चित आकार होता है। तो ये चीज आप अंतर करके दोस्तों देख सकते हो। अब आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन कैसा होता है? तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है दोस्तों? तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब द्रव्य का आयतन, तो द्रव्य का आयतन भी क्या होता है आपके? निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन कैसा होता है दोस्तों? द्रव्य का आयतन एक निश्चित आयतन होता है। और गैस का आयतन तो अनिश्चित होता है, लेकिन यह पात्र के अनुसार आयतन ले लेती है। अब ठोस के घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन द्रव्य का घनत्व इससे तो क्या होता है? गैस से तो अधिक होता है, लेकिन ठोस से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। और गैस का घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा क्या? कम होता है। संपीड़ितता ठोस की क्या होती है? नगण्य होती है। द्रव की संपीड़ितता बहुत क्या होती है? कम होती है। और गैस की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है। तो ये 2 गुण आपको, ये वाला गुण आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन सा बल पाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अब हम इसके कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि विसरण क्या होता है। तो विसरण सबसे कम किस में होता है? ठोस में सबसे कम होता है। और द्रव्य में विसरण है वो गैस से तो कम होगा, ठीक है। और ठोस से क्या हो जाएगा? अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कि गैस के कणों में विसरण तो अधिक होता है, लेकिन ये शीघ्रता पूर्वक सभी जगहों पे क्या होती है? फैल जाती है। अब उदाहरण की बात करें तो ठोस का उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा। क्या हो जाएगा? उदाहरण की बात करें तो ठोस के उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, नमक आदि, ये इसके उदाहरण होते हैं। और द्रव्य के उदाहरण की बात करें तो द्रव्य के उदाहरण में हो जाएगा आपके जल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम गैस के उदाहरण की बात करें तो गैस के उदाहरण में क्या हो जाएगा? तो गैस के उदाहरण में हो जाएगा आपके, गैस के उदाहरण में क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो गैस के उदाहरण में हो जाएगा आपके वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन, ये सब आपके इसके उदाहरण होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अवस्था व ताप के अनुसार ये परिवर्तित हो सकती है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट परिभाषा की बात करेंगे कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उनकी बात करने वाले हैं। तो गलनांक वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई ठोस क्या होती है, पिघल जाती है आपकी। ये दोस्तों परिभाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गलनांक क्या है? तो गलनांक एक न्यूनतम ताप है जिस पर ठोस पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया, तो बाकी वाले हम कल पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।